जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम के लिए यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं, क्योंकि आज हम लेके आए हैं सोशल साइंस, ज्योग्राफी और पॉलिटी यानी कि सामाजिक अध्ययन, भूगोल और राजनीति के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछले 15-20 सालों से हर बार बिहार की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। यानी कि बीपीएससी द्वारा जो भी परीक्षाएं कराई जा रही हैं, वो चाहे शिक्षक भर्ती हो या अन्य भर्ती हो, तो उनमें इनसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 15-20 सालों से लगातार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। संभवतः आपके होने वाले एग्जाम में भी इनसे क्वेश्चन देखने को मिले। ये सभी के सभी बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अच्छे से पढ़ेंगे, वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। हम रोज़ डेली आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आते हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी इन सभी के सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पे अच्छे से रट लेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? किस काल में कर प्रथा यानी कि टैक्स प्रथा का विशिष्ट महत्व था? किस काल में कर प्रथा यानी कि टैक्स प्रथा का विशिष्ट महत्व दिया जाता था? ठीक है, तो वो कौन सा काल था, यानी कि कौन सा काल था? तो याद रखेंगे, वो था दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा गुप्त काल। ठीक है, गुप्त काल में कर प्रथा यानी टैक्स को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। अच्छे से रटेंगे इस चीज़ को। सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। मैं आप लोगों तक रोज़ डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूं दोस्तों। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है। पृथ्वी द्वारा यानी कि पृथ्वी द्वारा जो सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे, परिक्रमण। ठीक है, परिक्रमण कहा जाता है। और पृथ्वी जब अपने अक्ष पे घूमती है, उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं घूर्णन। ठीक है, उसे कहते हैं घूर्णन। पर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो परिक्रमण कहा जाता है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर घूमती है, परिक्रमण कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस भारतीय साहित्य धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर सभी बैठना? ठीक है, तो इसका क्या अर्थ होगा? तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? उपनिषद। ठीक है, ऑप्शन सी उपनिषद इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में मुंडा राजनीति भारत में सॉरी मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? तो याद रखिएगा, किस क्षेत्र में निवास करती है? तो वो निवास करती है छोटा नागपुर। ठीक है, याद रखिएगा। भारत में जो मुंडा जनजाति है वो किस क्षेत्र में निवास करती है? तो छोटा नागपुर बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप के साथ जोड़ दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, उसे क्या कहा जाता है? रूढ़िबद्ध। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या कहा जाता है? रूढ़िबद्ध। क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है किससे है? तो याद रखिएगा, जीवन जीने से। ठीक है, जीवन जीने के अधिकार से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है। ठीक है, याद रखिएगा, किसके? जीवन के अधिकार से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? यानी कि खालसा की स्थापना किस गुरु ने की थी सिखों के? तो याद रखिएगा, खालसा पंथ की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखिएगा, खालसा की। तो गुरु गोविंद जो थे वो सिखों के कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे। ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। कौन से गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह जी थे वो 10वें गुरु थे सिखों के, जिन्होंने खालसा की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, अकबर ने। ठीक है, किसने? ऑप्शन सी
अकबर ने विश्व शांति का विचार आगे बढ़ाया। ठीक है, याद रखेंगे, किसने? अकबर ने विश्व शांति का विचार आगे बढ़ाया। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा रानी चेन्नम्मा। ठीक है, किसने? कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? रानी चेन्नम्मा ने किया। ठीक है, रानी चेन्नम्मा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पर्यावरण। ठीक है, क्या होगा? पर्यावरण कहलाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, राइट आंसर होगा आपका पर्यावरण कहलाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, पिंड जिसमें अपनी उसका प्रकाश ना हो लेकिन वह तारों की रोशनी से चमकते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जिनका अपना कोई प्रकाश ना हो लेकिन वह तारों की रोशनी से चमकते हैं, वो कौन से पिंड हैं या उल्का पिंड हैं? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ग्रह। ठीक है, क्या होगा? ग्रह, जिनका कोई अपना प्रकाश नहीं होता पर वो तारों की रोशनी से चमकते हैं, सारे ग्रह। ठीक है, ग्रहों का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, वो तारों की रोशनी से चमकते हैं। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श है, यानी कि सबसे अच्छी मानी जाती है? जहाँ पर हवाई जहाज उड़ते हैं वो कौन सी परत है जो सबसे अच्छी मानी जाती है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? समताप मंडल। समताप मंडल एक ऐसा मंडल है जो जहाँ का जो तापमान है वो समान रहता है, जिस कारण वहाँ पर वायुयान उड़ाने की संभावना अच्छी मानी जाती है। ठीक है, यानी कि समताप मंडल पे आंधी तूफान जैसी घटनाएं बहुत कम या ना के बराबर होती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार सेल में बदल जाते हैं उन्हें कहते हैं। जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार सेल में बदल जाते हैं उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? अवसादी सेल। ठीक है, याद रखिएगा, कौन सा सेल? अवसादी सेल कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती हैं और अपनी नज़दीकी का लाभ उठाती हैं वह कहलाता है। तो क्या कहलाता है? जब वह बहुत सी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती हैं यानी कि पास होती हैं और अपनी नज़दीकी का लाभ उठाती हैं वह क्या कहलाता है? ठीक है, तो क्या कहलाता है वो? तो याद रखिएगा, औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा औद्योगिक क्षेत्र, बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, औद्योगिक क्षेत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता, इसीलिए वह कभी अनावृत नहीं दिखते हैं? तो कौन सा समय होता है? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, कौन से वन? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। कौन सा? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है। भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है, तो वो कौन सी संस्था है? तो याद रखिएगा, संसद है। ठीक है, कौन सी है? संसद। ठीक है, कौन सी है? भारत की संसद। याद रखिएगा, सही आंसर है आपका बिल्कुल। भारत की सर्वोच्च कानून संस्था है कौन सी? संसद। ठीक है, भारतीय संसद। चलिए अगला क्वेश्चन, जब राज्य धार्मिक क्रिया में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, यानी कि राज्य जब धार्मिक क्रियाओं में या कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है तो उसे कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष, यानी कि किसी भी धर्म को
अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को छोड़ सकते हैं। ठीक है, खुली छूट है, इसे कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। चलिए, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो याद, यानी कि भविष्य में उनका उपयोग किया जा सकता है पर अभी रखा गया है, अभी उपयोग नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या कहते हैं उसको? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों संभावित संसाधन। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा होगा? संभावित संसाधन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है। मुगल जो वास्तुशिल्प मिश्रण है वो किस किस चीज़ का मिश्रण है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा? फारसी व भारतीय शैलियों का, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। फारसी व भारतीय शैलियों का मिश्रण है मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण। ठीक है, किसका? फारसी व भारतीय शैलियों का मिश्रण है मुगल व वास्तुशिल्प मिश्रण, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत की मानक देशांतर है। भारत की मानक देशांतर है तो क्या है? भारत की मानक देशांतर क्या है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। ठीक है, याद रखिए क्या है? 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपका भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। कहाँ पर निवास करती है? विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है तो याद रखिएगा एशिया व अफ्रीका महाद्वीप में विश्व की 80% जनसंख्या निवास करती है। कहाँ पर? एशिया व अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रूढ़ि चिन्ह द्वारा। किसके द्वारा समझा जा सकता है? रूढ़ि चिन्ह द्वारा समझा जाता है। ठीक है, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा कौन सी है? रूढ़ि चिन्ह द्वारा समझा जा सकता है। ठीक है, मानचित्रों को। चलिए अगला क्वेश्चन। सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है। सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दरगाह कहा जाता है। ठीक है, सूफी संतों के मकबरों को कहा जाता है दरगाह। ठीक है, याद रखिएगा क्या? दरगाह कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ पर है? कहाँ पर है कलिंग? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? ओडिशा में। ठीक है, कहाँ पर? ओडिशा में है कलिंग, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ पर है? ओडिशा आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का संबंध किस अनुच्छेद से? अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का संबंध किस अनुच्छेद से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो अनुच्छेद 17 जो है जिसका संबंध भारतीय संविधान के अस्पृश्यता से है। ठीक है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का संबंध अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 से है, याद रखिएगा। अस्पृश्यता को छुआछूत भी कहते हैं। चलिए, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? प्लासी का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया था? तो याद रखिएगा प्लासी का जो युद्ध है वो 1757 में लड़ा गया था। ठीक है, कब लड़ा गया? 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। किसके किसके बीच लड़ा गया? सिराजुद्दौला और अंग्रेज का जो गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, याद रखिएगा, उस टाइम बंगाल का गवर्नर था वो। ठीक है, सिराजुद्दौला और अंग्रेज यानी कि बंगाली गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है?
बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, तो याद रखिएगा, पहले तो आप वर्ष याद करेंगे, 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, 1764 में लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया, तो याद रखिएगा, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम, इनकी संयुक्त सेना ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा। ठीक है, याद रखिएगा, इनकी संयुक्त सेना कौन कौन, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम की संयुक्त सेना ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1191 में लड़ा गया था। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया, 1191 में लड़ा गया था। ठीक है, याद रखिए, किसके किसके बीच लड़ा गया था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। याद रखिएगा। ठीक है, क्या हुई थी, मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था, तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन सबसे पहले हुआ था। किसका हुआ था, भाषाई तौर पे आंध्र प्रदेश राज्य का गठन सबसे पहले हुआ था। वर्ष की बात की जाए तो 1853 में। ठीक है, 1853 में जो है भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, आपका सही आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है शरावती, क्या कहता है, शरावती जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है। शरावती जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो शरावती जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। ठीक है, याद रखिएगा, कर्नाटक बिल्कुल राइट आंसर है, सरवती नदी पर स्थित है। ठीक है, ये विद्युत परियोजना सरवती नदी पर स्थित है। एक चीज़ और याद करिएगा कि सरवती नदी पर ही एक झरना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपने नाम सुना होगा, जोग गरसप्पा, जोग गरसप्पा झरना है। ठीक है, आपने नाम सुना होगा, ये भी कहाँ पर है, ये सरवती नदी पर ही ये झरना है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भारत का एकमात्र कीचड़ ज्वालामुखी है जो किस द्वीप पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकमात्र कीचड़ ज्वालामुखी है जो किस द्वीप पर है, याद रखिएगा, तो बारातांग द्वीप। ठीक, कौन सा द्वीप है, बारातांग द्वीप आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर क्या है, कीचड़ ज्वालामुखी है। ठीक है, कौन सा, बारातांग पर कीचड़ ज्वालामुखी, कौन सा, कीचड़ ज्वालामुखी। एक पॉइंट और याद रखेंगे, बैरन द्वीप भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या है, बैरन द्वीप पर ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है यहाँ पर। ठीक है, एकमात्र सक्रिय, ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ पर कब सक्रिय हुआ था ज्वालामुखी, यानी कब फटा था लास्ट टाइम, 2017 में। ठीक है, 2017 में लास्ट टाइम यहाँ पे ज्वालामुखी फटा था बैरन पे, इसीलिए इसको सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। ठीक है, कीचड़ पूछेगा तो बारातांग द्वीप और सक्रिय पूछेगा तो बैरन द्वीप। ठीक है, याद रखिएगा, आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक हिस्सा कौन सा है। सबसे बड़ा भौगोलिक हिस्सा कौन सा है, तो दक्कन का पठार, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे बड़ा भौगोलिक हिस्सा कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर, दक्कन का पठार बिल्कुल राइट आंसर है आप लोगों का, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण जोन 1965 में किस स्थान पर स्थापित किया गया। किस स्थान पर एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण जोन 1965 में किस स्थान पर स्थापित किया गया, तो याद रखिएगा कांडला। ठीक है, कांडला कहाँ पर, गुजरात, कांडला में शुरू किया गया। कहाँ पर, कांडला, कांडला कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, कहाँ पर है, गुजरात में। गुजरात में कहाँ, कच्छ जिला।
कच्छ जिला जो है, एक चीज पॉइंट और याद करेंगे, गुजरात का जो कच्छ जिला है ये भारत का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। क्या है? कच्छ जिला गुजरात का सबसे बड़ा जिला है, ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा पड़ोसी देश पेट्रोल, डीजल व जेट ईंधन के लिए भारत पर निर्भर रहता है? तो वो कौन सा पड़ोसी देश है जो भारत पर निर्भर रहता है? मॉरिशस, नाम सुना होगा आपने, राइट आंसर है आपका। मॉरिशस जो है वो भारत का एक ऐसा पड़ोसी देश है जो पेट्रोल, डीजल व जेट ईंधन के लिए भारत पर निर्भर रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर है हरियाणा, ठीक है। कौन सा राज्य है? हरियाणा। हरियाणा में कहाँ पर? हरियाणा में झज्जर जिला पड़ता है एक। कौन सा? झज्जर एक जिला है जहाँ पर ये प्लांट है, ठीक है, याद रखिएगा। ये प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा, कहाँ पर? हरियाणा के झज्जर जिले में, ठीक है, आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, भूविज्ञान अध्ययन केंद्र किस स्थान पर स्थित है? भूविज्ञान अध्ययन केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर है तिरुवनंतपुरम, ठीक है। कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम। और कब ये इसका उद्घाटन किया गया? 1978 यानी कि 1978 में इसका गठन किया गया था तिरुवनंतपुरम में, ठीक है, इसका केंद्र है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस कारण होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस कारण होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। किसके? दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है, ये कारण है ज़्यादा वर्षा होने का। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, इंदिरा कॉल किन 3 देशों की त्रिकोणीय सीमा का निर्माण करता है? इंदिरा कॉल किन 3 देशों की त्रिकोणीय सीमा का निर्माण करता है? तो वो कौन से 3 देश हैं? याद रखिएगा, कौन से 3 देश हैं? भारत, पाकिस्तान और चीन, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत, पाकिस्तान और चीन इंदिरा कॉल की त्रिकोणीय सीमा का निर्माण करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से तमिलनाडु का कौन सा स्थान हल्दी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से तमिलनाडु का कौन सा स्थान हल्दी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो तमिलनाडु की कौन सी वो जगह है जहां हल्दी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा? इरोड, ठीक है, तमिलनाडु का इरोड जो है, इरोड स्थान जो है वो हल्दी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे अधिक है? भारत की किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे अधिक है, वो कौन सा है? तो याद रखिएगा गुजरात की तटरेखा जो है वो सबसे लंबी है, ठीक है, गुजरात की तटरेखा जो है वो सबसे लंबी है, लगभग 16,000 मीटर, ठीक है, 16,000 मीटर, याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दक्कन दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दक्कन दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है दक्कन दर्रा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो याद रखिएगा इन ऑप्शनों में वो कौन सा राज्य है?
तो इसका सही आंसर क्या होगा, याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, याद रखिएगा। एक चीज़ और नोट डाउन करेंगे, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य और कौन कौन से हैं उनको भी, उनकी भी हिंट मैं आप लोगों को दे दे रहा हूँ, उसको भी नोट डाउन कर लेंगे। चलिए, कौन कौन से राज्य हैं वो, गुजरात हो गया आपका, राजस्थान हो गया आपका, मध्य प्रदेश हो गया आपका, छत्तीसगढ़ हो गया, और झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक, त्रिपुरा हो गया, और मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं कुल जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। गुजरात हो गया आपका, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। पढ़ने में मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। हमारा चैनल रोड डेली यानी कि सरोज सिलेक्शन पॉइंट आप लोगों के लिए रोड डेली इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आता रहेगा, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल और हेल्पफुल साबित होंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, रुड़की। ठीक है, रुड़की कहाँ पर है दोस्तों, ये है उत्तराखंड में। ठीक है, ये है उत्तराखंड है। उत्तराखंड की एक क्या है, नगर परिषद है। ठीक है, याद रखिए, नगर पालिका परिषद है उत्तराखंड की रुड़की। ठीक है, याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, रुड़की बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पूर्वी भारत में दामोदर घाटी, पूर्वी भारत में दामोदर घाटी, सोन नदी घाटी व राजमहल पहाड़ियाँ किस चीज़ के भंडार के लिए प्रसिद्ध हैं? पूर्वी भारत में दामोदर घाटी, सोन नदी घाटी व राजमहल पहाड़ियाँ किस चीज़ के भंडार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा गोंडवाना सिस्टम चट्टानें। ठीक है, कौन सी, गोंडवाना सिस्टम चट्टानें बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सी, गोंडवाना सिस्टम चट्टानें। ठीक है, ये सिस्टम चट्टानें कहाँ पर है, ये दक्कन के पठार में स्थित है। कहाँ पर, दक्कन के पठार में। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जाखम बांध किस राज्य में स्थित है? जाखम बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा, जाखम बांध जो है वो है राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में। ठीक है, कहाँ पर, राजस्थान का कौन सा जिला है, प्रतापगढ़ जिला। ठीक है, राजस्थान का प्रतापगढ़ जिला। ठीक है, एक जिला प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में भी है जो कुंडा प्रतापगढ़ नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक, लेकिन ये राजस्थान का प्रतापगढ़ जिला है, इसको नोट डाउन करिएगा, जाखम बांध। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक मार लेंगे। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा, ओडिशा। ठीक है, ओडिशा बिल्कुल राइट आंसर है आपका। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? ओडिशा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बेंत व बांस, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बेंत व बांस तकनीकी केंद्र किस स्थान पर स्थित है? बेंत व बांस तकनीकी केंद्र किस स्थान पर स्थित है? गुवाहाटी, याद रखिएगा, गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी बिल्कुल राइट आंसर है आपका, याद रखिएगा। बेंत व बांस तकनीकी केंद्र कहाँ पर स्थित है? गुवाहाटी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है, इंदिरा गांधी नहर के लिए पानी किस नदियों से आता है? इंदिरा गांधी नहर के लिए पानी किस नदियों से आता है? तो किस नदियों से आता है इंदिरा गांधी की? सतलज और ब्यास, दो नदियां ऐसी हैं, कौन सी? ऑप्शन बी सही है आपका, सतलज और ब्यास नदियां हैं जहां से इंदिरा गांधी नहर में पानी आता है। ठीक है, कौन सी? सतलज और ब्यास बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
पांगोंग झील किस राज्य में स्थित है? पांगोंग झील किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा लद्दाख। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। ठीक है, याद रखिए पांगोंग झील कहाँ पर है? लद्दाख में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में किस राज्य द्वारा रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है? भारत में किस राज्य द्वारा रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है? तो वो कौन सा राज्य है? याद रखिएगा, तो वो है केरल। ठीक है, केरल में लगभग 75% भारत का 75% उत्पादन रबड़ का किया जाता है। ठीक है, कहाँ पर? केरल में किया जाता है। बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में भारत में कौन सा स्थान केसर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान केसर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? वो कौन सी जगह है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर केसर उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु के तिरुपति जिला में। ठीक है, कहाँ पर है ये भी नोट डाउन कर लेंगे। तमिलनाडु राज्य में है। ठीक, जगह पूछेगा तो तिरुपति जिला। ठीक, तिरुपति जिला तमिलनाडु का, जहाँ पे इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन सतमाला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? सतमाला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में। ठीक है, किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में अगर जगह पूछी जाए तो नासिक जिला। ठीक है, नासिक जिला नाम सुना होगा आपने। नासिक जिले में, महाराष्ट्र के नासिक जिले में सतमाला पहाड़ियाँ स्थित है, याद रखिएगा। तो ये थे दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी के क्वेश्चन जो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही काम आने वाले हैं, रामबाण साबित होने वाले हैं। तो अच्छे से इन सभी के सभी क्वेश्चनों को पढ़िएगा। 15-20 सालों से हर बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, संभवतः आगे भी देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पढ़ने में मजा आया हो तो लाइक करिए, नए हैं सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।